हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के पावर सिस्टम सेक्शन से इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी जेई एई, आरआरबी जेई एई, स्टेट ट्रांसकॉम डिस्कॉम, गेट टीएससी और सारे पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है? तो इसमें ऑप्शंस दिया है फॉसिल फ्यूल्स, वाटर, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। दूसरा ऑप्शन है सोलर, विंड एंड बायोमास। तीसरा है वुड, एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। एंड डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर है फॉसिल फ्यूल्स, वाटर एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि इसमें हम मेजरली हम लोग डील करते हैं परचेज ऑफ एनर्जी, और जो भी हम लोग मेजर प्लांट्स में या फिर कहीं भी यूज़ करते हैं या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे इसी के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? तो फॉसिल फ्यूल मतलब होता है कि हम कोल को बर्न करके हम लोग थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मेजरली कौन कौन सी कंपनी, जैसे कि इंडिया में एनटीपीसी है, तो इस तरह की ये कंपनी है, और फिर भी प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी है। तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करके हम लोग थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं। फिर वाटर है यानी हाइड्रो पावर प्लांट है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस यानी कि न्यूक्लियर प्लांट है, जैसे आपने देखा है कुंदानकुलम है ना, करपक्कम है, ये सब सारा है, मुंबई में भी है। तो इस तरह के जो प्लांट्स है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस को के डिकेइंग से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा है? फॉसिल फ्यूल्स है, वाटर है और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इज द लीस्ट रिलायबल पावर प्लांट कौन सा है? तो विंड पावर प्लांट लीस्ट रिलायबल है। टाइडल, जियोथर्मल और सोलर, ये तीनों रिलायबल सोर्स ऑफ पावर प्रोड्यूस करते हैं इससे। विंड जो अनरिलायबल क्यों है? क्योंकि विंड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता है और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो रिलायबल नहीं है। जियोथर्मल में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारे गीज़र्स होते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में कभी देखा होगा, वो अर्थ के अंदर से वाटर जो स्प्रिंग्स निकलते हैं, तो ये सारे जो सोर्सेज होते हैं वो जियोथर्मल एनर्जी के पार्ट होता है। टाइडल में हमें जो देखते हैं हम लोग, जो लो टाइड्स और हाई टाइड्स आते हैं तो ओशंस में, तो उसकी मदद से हम लोग पावर प्रोड्यूस करते हैं। फिर सोलर पावर प्लांट तो आपको पता ही है कि सोलर पैनल्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें विंड जो है सबसे लिस्ट रिलायबल है इन चारों ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सी वाटर इज मोर एडवांटेजियस? जो ज़्यादा एडवांटेजियस कौन सा है? तो वो टाइडल पावर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता है क्या, उसका प्रोडक्टिबल और कंसिस्टेंट नेचर होता है टाइड्स का। जो टाइड्स है एक ही टाइम में हाई टाइड्स आते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम में लो टाइड्स आते हैं। तो ये जो टाइडल पावर की जो कंसिस्टेंसी है, यानी टाइड्स की जो कंसिस्टेंसी है, उसके चलते क्या होता है, ये जो सबसे एडवांटेजेस होता है इसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, टाइडल पावर को प्रोड्यूस करने में सबसे एडवांटेज होता है हमें। बाकी ओशन करंट्स वेव उतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट इन इंडिया? इंडिया में टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है? तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आंसर है 125,000 यानी 1,25,000 मेगावाट। ये देखिए 2007 में पूछा गया था, तो अभी सिनेरियो चेंज हो गया। लेटेस्ट डाटा मैं आपको बताता हूँ। एज़ पर नीति आयोग का रिपोर्ट जुलाई 2025 में जो नेट पावर है, यानी नेट हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है, वो है 4,90,000 मेगावाट। क्या है? 4,90,000 मेगावाट, ये हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है राइट नाउ जुलाई 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट आर पॉसिबल इन तमिलनाडु आर लार्जली बेस्ड ऑन किस पे? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे। तो देखिए 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तमिलनाडु में ऑपरेशनल है, कौन कौन सा है? एक है कुंदानकुलम, ठीक है, जिसे हम लोग KNPP भी बोलते हैं, कुंदानकुलम पावर प्लांट। और दूसरा है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, MAPS, जो कहाँ है? कलपक्कम में। कहाँ है? कलपक्कम में। तो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पावर आउटपुट फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिपेंड्स अपॉन। पावर आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? तो हेड, डिस्चार्ज और एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो देखिए एक मैं टिपिकल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ पावर प्लांट होता कैसा है। हाइड्रो पावर प्लांट, हमारे पास सबसे पहले एक रिजर्वायर टैंक होता है इस तरह का। ठीक है, मान लीजिए कि रिजर्वायर है जिसको हम लोग डैम से बनाते हैं, है ना, तो इसको रिजर्वायर डैम बोलते हैं। ठीक है,
ये रिजर्वायर डैम हो गया, आर डैम हो गया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो मीन लेवल है वहाँ से लेकर यहाँ पर जो टेल रिवर होता है वहाँ तक की जो डिस्टेंस, जो हाइट है, उस हाइट को हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारा हेड है। तो वाटर यहाँ से डैम से फिर एक सर्ज टैंक की ओर जाता है, ठीक है, ठीक। और फिर हमारा आता है वाल्व हाउस, ठीक है। यहाँ पर एक वाल्व हाउस होता है, वाल्व ओपन करने से हमारा फ्लो को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो नीचे तक आता है इसको हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक, पेन स्टॉक, ठीक है, जिसके थ्रू वाटर आता है। और ये फाइनली हमारा कहाँ पर आता है, ये हमारा पावर प्लांट में, जहाँ पर ये टरबाइंस के ब्लेड्स में वाटर का फ्लो रेट होता है। उससे क्या होता है, जनरेटर को प्राइम मूवर का एक्शन मिलता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमारा, और इस तरह से ये ग्रिड में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से पावर प्रोड्यूस होता है। तो ये है हमारा हेड। तो इसमें क्या क्या क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें होता है कि वाटर का जो स्पेसिफिक वेट यानी कि हम लोग डेंसिटी है उसको हम लोग लेते हैं। फिर वाटर का डिस्चार्ज रेट, कि किस रेट से वाटर डिस्चार्ज हो रहे हैं यहाँ पर, तो उसका रेट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और फैक्टर होता है हेड, उससे हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर डेवलप बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन किलोवाट। किलोवाट में कौन सा एक्सप्रेशन सही है, तो एक्सप्रेशन सही है ये 0.736 डिवाइड 75 WQH और ईटा। अब मैं आपको उसमें बताता हूँ क्या क्या होता है क्वांटिटी। देखिए जो W होता है हमारा स्पेसिफिक वेट होता है। स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या होता है, इसकी डेंसिटी वो कितनी किस में होती है, kg पर मीटर क्यूब में, ठीक है। Q जो होता है हमारा फ्लो रेट होता है, वो होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में फ्लो रेट है, ठीक है। H होता है हमारा हेड, हेड किस में होगा, वो मीटर में होगा, ठीक है। और एन एफिशिएंसी जो एक बेसलेस क्वांटिटी होती है जो बेसिकली फ्रैक्शन में ही होगी, ठीक है। अगर 100% है तो 1 होगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से पावर होता है हमारा किलोवाट में, ठीक है। नेट जो पावर निकलता है वो किलोवाट में निकलता है, ठीक। तो इसका मतलब किलोवाट में जो पावर निकलेगा वो इस हिसाब से निकलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा पावर का, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1000 kg पर मीटर क्यूब, जो डेंसिटी लिया गया 1000 kg पर मीटर क्यूब है। हाउ मच पावर वुड बी डेवलप्ड बाय द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर यूनिट एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी विथ 1 मीटर हेड एंड 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज। तो देखिए इसमें क्वांटिटीज़ दे दिया गया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखते हैं। P इज इक्वल टू, मैंने हम लोग पहले इसके पहले क्वेश्चन में देखा था 736 डिवाइड बाई 75 इंटू W क्या है, स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है, या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप। Q है हमारा डिस्चार्ज, H है हमारा हेड और N है हमारा एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग डालते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इतना दिया हुआ है, यानी कि इसके जगह पर क्या आएगा 1000, ठीक है। हमारा डिस्चार्ज क्या है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि 1 आएगा यहाँ पर। हेड हमारा कितना 1 मीटर, और एफिशिएंसी हम लोग लगभग मानते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ 100% एफिशिएंसी। तो जनरली हाइड्रो पावर प्लांट का एक और फीचर होता है, तो उसकी एफिशिएंसी वन ऑफ द हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है, यानी कि जितने भी पावर प्रोडक्शन होता है उसमें हाईएस्ट एफिशिएंसी हाइड्रो पावर प्लांट की होती है। तो एफिशिएंसी को हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, तो ये वैल्यू कितना आएगा 9.8 किलोवाट। क्या आएगा 9.8 किलोवाट, ठीक है। 9.8, ये 1000 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 9.8 किलोवाट, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इज स्टोर्ड इन ए रिजर्वायर फीडिंग ए वाटर टर्बाइन। ये हमारा कितना वाटर स्टोर है इसके बारे में बताया। डेंसिटी वाटर को दे दी गई है। सेंटर ऑफ द मास ऑफ द वाटर इज 50 मीटर, यानी कि बेसिकली हेड दिया है ये, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाटर का टर्बाइन से कितना ऊपर है, एंड लॉसेज आर नेग्लिजिबल, यानी ईटा को हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी हमारा 1 हो जाएगा। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो अब हमारा एनर्जी पूछा है, ठीक है। देखिए करके हम लोग देखते हैं क्वान्टिटीज़ को, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग मास ऑफ द वाटर, हम लोग वाटर का मास निकालेंगे, ठीक है। तो मास वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि वॉल्यूम है हमारा कितना, वॉल्यूम है हमारा 1 × 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, इनटू हमारा डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया 993, ठीक है। तो यानी कि ये आएगा 993 × 10⁶ kg, ये हमारा हो गया मास, ठीक। अब उतना रिजर्वायर में वाटर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आता है m × g × h,
ठीक है। मास तो हमारा दे दिया 993 इंटू 10⁶ इंटू जी 9.81 इंटू हेड। हेड जो हमारा दिया है कितना 50 मीटर्स दिया हुआ था, अब जाके देख लीजिए बैक करके, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो एनर्जी जूल में आएगा कितना आएगा 4.87 इंटू 10⁻11 जूल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एनर्जी, ठीक। ये है हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जीज की, ठीक है। अब हमारा जो एनर्जी है मेगावाट आवर में निकालना है, तो मेगावाट आवर में क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले ये तो हमारा वैल्यू पता हो गया आपको। अब मेगावाट आवर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 मेगावाट आवर का क्या मतलब होता है कि 1 मेगावाट में कितना होता है 10⁶ इंटू वाट आवर, यानी कि 1 आवर में कितना होता है 3600, ठीक है। यानी कि आएगा 3.6 इंटू 10⁹, ठीक है, जूल। ये आ गया 1 मेगावाट आवर का वैल्यू, ठीक है। मेगावाट यानी मेगा 10⁶ और आवर यानी 3600, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3.6 इंटू 10⁹ जूल, यानी 1 मेगावाट आवर में जो एनर्जी होगी वो 3.6 इंटू 10⁹ जूल। ये सेकंड में है और वो वाट है, वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल होता है, तो जूल आ गया, ठीक है। तो ये 3.6 इंटू 10⁹, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अब हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे सिंपली 4.87 इंटू 10⁻11। अब ये यूनिट क्या आ जाएगा मेगावाट आवर में, डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10⁹, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 135.3 मेगावाट आवर, ठीक है। तो देख लेते इसमें आंसर क्या है 135.3 मेगावाट आवर। तो इस हिसाब से आपको इसका बेसिक फंडा यही है कि आपको अगर वाटर स्टोरेज का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग मास निकालेंगे डेंसिटी के साथ, ठीक है। अगर डेंसिटी 1000 दिया हो तो उसके हिसाब से निकालेंगे, जो भी डेंसिटी दिया हो उसके हिसाब से निकालेंगे। मास निकालेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, उसके बाद उससे हमें मास निकलने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच। हेड ऑफ द वाटर दे दिया गया है 50, ठीक है। तो उससे mgh आ जाएगा, तो इसका हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, तो उससे फिर हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ पावर P अवेलेबल फ्रॉम ए हाइड्रो स्कीम इज गिवन बाय द फॉर्मूला P इज इक्वल टू 9.81 इंटू Q इंटू एच, वे Q इज द फ्लो रेट थ्रू टर्बाइन इन लीटर पर सेकेंड एंड H इज द हेड इन मीटर्स, देन P विल बी इन द यूनिट्स ऑफ। P का यूनिट क्या हो जाएगा, तो P का यूनिट क्या हो जाएगा, ऑलवेज वाट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द डिस्चार्ज इज 1 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड द हेड ऑफ द वाटर इज 1 मीटर, देन द पावर जनरेटेड बाय अल्टरनेटर इन 1 आवर। 1 आवर में अल्टरनेटर के द्वारा कितना पावर जनरेट किया गया है, एफिशिएंसी को हम लोग कितना मानते हैं 100% मानते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, पावर इज इक्वल टू 0.736 डिवाइडेड बाय 75 इन किलोवाट में, ठीक है, इंटू क्यू यानी डिस्चार्ज रेट इंटू वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंटू हेड इंटू इफिशिएंसी, ठीक है। ये किलोवाट में है ना। अभी देखिए कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना दिया हुआ है, हेड ऑफ द वाटर 1 मीटर दिया है, यानी कि यहाँ पर आएगा 1 मीटर, ठीक है। डिस्चार्ज दे दिया 1 ये, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो हमारा जो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग मान लेते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ तो हम लोग कितना मान लेंगे इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब हम लोग मान लेते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है इसका। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 हम लोग मानेंगे, तो ये है हमारा किलोवाट में, तो ठीक है। तो ये इसका मतलब किलोवाट में है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि 1000 जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 736 आ जाएगा, 736 डिवाइडेड बाय 75, यानी कि ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला से डेराइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूटिलाइजेबल वाटर फ्रॉम ए कैचमेंट इज 60 इंटू 10⁶ क्यूबिक मीटर एनुअली है ये, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो देखिए अगर एनुअली दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे कि 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, और हम फ्लो रेट क्या होता है जनरली, देखिए फ्लो रेट होता है हमारा जनरली वो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। यानी कि ये जो वॉल्यूम है वो पर सेकंड में कितना डिस्चार्ज हुआ, अगर इतना वॉल्यूम इसमें है तो उसके हिसाब से हम लोग क्यू निकाल लेंगे, ठीक है। एच दिया है, हेड इज इक्वल टू 40 दे दिया है, आइडियल जनरेटर टर्बाइन है, पावर थ्योरेटिकली जनरेटेड होगा कितना उसके हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम एक साथ इसके साथ वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो देखिए एक ईयर में 365 डेज, ठीक है, इंटू एक दिन में 24 घंटे इंटू एक घंटे में 3600 सेकंड, ये है हमारा 1 ईयर में कितने सेकंड्स हुए हैं, ठीक है। तो हमारा क्यू जो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसका हम लोग वॉल्यूम देखते हैं, 60 इंटू 10⁶ मीटर क्यू
डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, यहाँ पर रखिएगा, उस क्वांटिटी को आप रखिएगा तो ये आएगा 1.902 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी देखिए, अब हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है मास फ्लो रेट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, dm/dt। ठीक है, मास तो हम लोग जानते हैं, dm/dt, क्योंकि हम लोग पावर निकाल रहे हैं। देखिए क्या होता है, जो हमारा एनर्जी होता है डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर होता है। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी को हम लोग m/g/h कंसिडर करें, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि पावर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी, यानी मास डिवाइडेड बाई टी, यानी इसको हम लोग dm/dt लिख सकते हैं एक छोटे से फ्रैक्शन के लिए, इंटू g/h। ठीक है, तो हम लोग dm/dt हम लोग निकालते हैं, तो मास डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्चार्ज रेट Q इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि अब इसका यूनिट आप देख लीजिए कैसे होगा। जैसे देखिए, ये होगा मीटर क्यूब पर सेकंड, इंटू जो वेट होगा वो केजी पर मीटर क्यूब होगा। इसका मतलब मीटर कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, केजी पर सेकंड हो जाएगा। तो केजी पर सेकंड यानी ये केजी में और ये सेकंड में, तो केजी पर सेकंड निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास Q का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम लोगों ने निकाला था 1.902, ठीक, मीटर क्यूब पर सेकंड, और हम लोग W को हम लोग 1000 kg मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, इस फॉर्मूला से dm/dt है हमारा, वो क्या आ जाएगा, Q को हम लोग निकाला है 1.902 इंटू जो T का हम लोग निकाला, W को हम लोग कितना निकाला है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1902। ठीक है, ये हमारा dm/dt, यानी कि ये kg पर सेकंड आया। ठीक, तो पावर को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dm/dt इंटू g/h। ठीक है, mgh तो पावर होता है, डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू, mgh एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू पावर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको निकाला है, हम लोगों ने कितना निकाला है 1902 इंटू जी 9.8 इंटू एच जो हेड है हमारा, वो है हमारा 40 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आएगा 750 किलोवाट, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज कॉमनली फाउंड इन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पाया जाता है, हिली एरियाज़ में। क्यों, क्योंकि हिली एरियाज़ में हम लोग चेक डैम बना सकते हैं, रिजर्वायर बना सकते हैं, जिससे हमें डेप्थ मिलेगी और वो ज़्यादा हमें फ्लो रेट मिलेगा। हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग को फ्लो रेट चाहिए टर्बाइंस में। वो तभी हो सकता है जब एक हाइट पर हिली एरियाज़ में हम लोग इस तरह से डैम बनाएं, ताकि हमें इसका एक लार्ज सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिले m/g/h के टर्म में, तो हिली एरियाज़ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in hydroelectric power plants operating cost is low and initial cost is high. Operating cost is high and initial cost is low. Both operating cost as well as initial cost are high. तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के केस में क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होता है और इनिशियल कॉस्ट हाई होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है वो रिजर्वायर को बनाने में होता है। मान लीजिए कि इस तरह से हिल है, तो यहाँ पर एक रिजर्वायर हमने बनाया, उसके बाद पेन स्टॉक भी हम लोग बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर से वाल्व भी रहता है, फिर नीचे में टरबाइन, जनरेटर, उसका जो एक्सपेंस है, फिर यहाँ पर रिवर बनाएंगे, रन ऑफ रिवर, जिससे कि वाटर स्मूथली डिस्चार्ज हो, और उसके बाद फिर हमारा जनरेटर का कॉस्टिंग है, उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो ये सारे जो है वो इनिशियल कॉस्ट के अंदर में आएंगे। तो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत हाई होगा, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होगा। क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, वाटर, जिसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। जैसे देखिए, अगर आप थर्मल पावर प्लांट देखें तो उसमें जो हमारा मेन फ्यूल होता है वो होता है कोक, ठीक है, या कोल। तो उसको परचेज़ करने में हमें कुछ कॉस्ट देना पड़ता है। ठीक है, ऊपर से उसमें कंपोनेंट्स भी ज़्यादा होता है, तो उसका जो रनिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो रनिंग कॉस्ट है यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लो होता है, और जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो हाई होता है। इसका मतलब कि इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ओवर थर्मल पावर स्टेशन इस क्या हो जाएगा, एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लो होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है बेसिकली वाटर, और वाटर का जो रेट होगा यानी वाटर का जो परचेजिंग जो आप कॉस्टिंग निकालेगा वो बहुत ही कम होगा एज़ कम्पेयर टू फॉसल फ्यूल। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट साइज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट इन इंडिया इज, लार्जेस्ट साइज क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग है 165 मेगावाट, लेकिन मैं आपको करेंटली बताता हूँ 1960 मेगावाट। ये कोयना प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, ये भी इंडिया का हाईएस्ट है। ठीक है,
1960 मेगावाट का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से 165 होगा, लेकिन अभी उसका कैपेसिटी बढ़ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज 60 हर्ट्ज 500 MVA 15 kV 32 पोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट, द वैल्यूज ऑफ ओमेगा सिन एंड ओमेगा एम सिन विल बी नियरली। तो देखिए जो हमारा ओमेगा सिन होगा वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में होगा, यानी सिंक्रोनस स्पीड होगा, वो क्या हो जाएगा 2 पाई एंगुलर सिंक्रोनस स्पीड 2 पाई इंटू एफ। अब ये आएगा 2 पाई इंटू हमारा जो फ्रिक्वेंसी दिया हुआ 60, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा लगभग 377 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें हमारे पास या तो बी या तो सी ऑप्शन सही होगा। अभी देखिए एक रिलेशनशिप होता है कि ओमेगा जो मैकेनिकल होता है वो होता है 2 बाई पी नंबर ऑफ पोल्स इंटू ओमेगा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए तो ये मैकेनिकल सिन इसमें लगा लीजिए आप, सिंक्रोनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल सिन, ठीक है। तो अब 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल्स इसमें कितने दिए 32 पोल्स इंटू जो ओमेगा सिन था हमने कितना निकाला था 377, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा 23.6, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रॉस हेड ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज, ग्रॉस हेड को क्या बोलते हैं हम लोग, तो डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल बिटवीन द लेवल इन द स्टोरेज एंड टेल रेस। तो मैंने आपको बताया था कि टेल रेस सबसे बाद में होता है, पावर प्लांट के बाद होता है यहाँ पर, तो उसके बीच में और हमारा जो मीन लेवल है उसके बीच का जो हाइट होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं, जो बहुत ही क्रूशियल होता है। हेड जितना उसके हिसाब से पावर फ्लो डिसाइड होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, with reference to hydro power station the graphical representation of discharge as a function of time is known as, graphical representation of discharge as a function of time उसको किसके फॉर्म में जाना जाता है, तो हाइड्रोग्राफ के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन हाइड्रोग्राफ इंडिकेट्स, हाइड्रोग्राफ क्या इंडिकेट्स करता है, तो वो इंडिकेट करता है द डिस्चार्ज एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड अंडर कंसिडरेशन, बिल्कुल सही। मैक्सिमम मिनिमम रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, बिल्कुल सही। एवरेज रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, बिल्कुल सही, यानी कि चारों को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफ इज सिमिलर टू, हाइड्रोग्राफ किससे सिमिलर है, तो वो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के सिमिलर है, ठीक है। लोड कर्व में क्या होता है, जैसे हम लोग एवरेज लोड निकालते हैं, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, उससे हम लोग निकालते हैं लोड फैक्टर, तो उसी तरह से हम लोग हाइड्रोग्राफ में भी सिमिलर निकालते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व के बारे में बताता है कि कितना किस रेट से रन ऑफ हुआ है, किस रेट से, अब मैं इसके बारे में आगे कर्व बताऊंगा, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एक क्वांटिटी निकालते हैं हम लोग, फ्लो रेट के साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो कितना मीन लेवल के पास रहा है, फ्लो हुआ, कितना उससे नीचे फ्लो हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वाटर डिस्चार्ज रेट और हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रन ऑफ आर, रन ऑफ को कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो रेनफॉल पैटर्न, शेप एंड साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, बिल्कुल सही। रन ऑफ उसी पर डिपेंड करता है, साइज़ क्या है कैचमेंट एरिया का, ठीक है। मान लीजिए कि साइज़ बहुत बड़ा है कैचमेंट एरिया को, तो उसके हिसाब से वो बड़ा हो जाएगा। तो टोपोग्राफी एंड नेचर ऑफ सॉइल इन द कैचमेंट एरिया, बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ सॉइल मान लीजिए कि ऐसा है कि बॉटम में हमारा जो सॉइल है, मान लीजिए कि यहाँ पर टैंक है, रिजर्वायर टैंक है, यहाँ पर बॉटम में सॉइल डिपॉजिट नहीं होता है, अगर वो बहुत ही रॉक सॉलिड है यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन ऑफ मिलेगा, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। तीसरा होता है अमाउंट ऑफ वेजिटेशन एंड वेदर कंडीशन इन द कैचमेंट एरिया, बिल्कुल सही है। वेजिटेशन और वेदर कंडीशन बिल्कुल इन्फ्लुएंस करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट ए गिवन हेड ऑफ ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, तो टोटल पावर अवेलेबल एट द साइट, ठीक है। तो देखिए फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए डिस्चार्ज जो है हमारा वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है, और जो हमारा एक्स एक्सिस में होता है वो बताता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या बताता है कि जो हमारा एक्चुअल रेट होना चाहिए उससे फ्लो रेट कितना मैच किया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं फ्लो ड्यूरेशन कर्व। जैसे कि ये मान लीजिए दो, देखिए रिवर जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है इफिमेरल, ठीक है, और एक होता है पेरेनियल। इफिमेरल मतलब क्या होता है, इसमें कभी कभी बारिश होती है, और एक होती है पेरेनियल जिसमें कि हमेशा बारिश होती है और वो हमेशा फ्लोइंग रिवर है, जैसे कि गंगा आपका पेरेनियल रिवर है, जबकि यमुना आपका इफिमेरियल रिवर है। तो इस तरह से जैसे गोदावरी पेरेनियल रिवर है। तो बहुत सारी रिवर्स एग्जांपल है जो एफिमेरल है, तो उसमें डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि जो पेरेनियल रिवर होता है उसमें हमें ज़्यादा हेड मिलता है और ज़्यादा हमें वाटर फ्लो रेट मिलता है, तो उसमें जो पावर प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है। और एफिमेरल जो है हमारा प्रेडिक्टिबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पेरेनियल रिवर है उसका कर्व ये है, और ये है हमारा एफिमेरल रिवर, उसका कर्व है ये, ठीक है, इस तरह का कर्व होता है।
तो वो कितने बार इसको इसके साथ इक्वल हुआ और कितने बार वो नीचे आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी से। तो वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं फ्लो ड्यूरेशन कर्व से, कि कितने ड्यूरेशन तक में फ्लो ऑप्टिमम रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो टोटल पावर अवेलेबल एट द साइट उससे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया अंडर ए फ्लो ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट, एरिया अंडर ए फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड, यानी टोटल जो एरिया है वो हमें बताएगा कि कितना वाटर जो है वो फ्लो रेट हुआ है रन ऑफ से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड। लास्ट क्वेश्चन है, मास कर्व कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम, मास कर्व किससे प्लॉट किया जा सकता है, तो क्रोनोलॉजिकल लोड कर्व से मास कर्व को प्लॉट किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। तो एक पॉइंट मैं बताता हूँ फ्लो ड्यूरेशन कर्व के बारे में, कि जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व का जो एरिया है वो डेली एवरेज फ्लो रेट बताता है एक पीरियड के लिए, जिसमें वो फ्लो को कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बने रहिए, और मैं पावर सिस्टम के और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको कराऊंगा जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।